हेलो दोस्तों, तो आज का ये जो लेक्चर वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? जब भी आप पूरा लेक्चर वीडियो देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर वीडियो है इसमें हम जो आगे चल के एम फॉर्म पीटीडी में जो रिसर्च करेंगे उसमें जो चीज़ें हमको एसेंशियल चीज़ें होंगी, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम बेसिस टाइप पे लेते हैं, पॉपुलेशंस क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के विषय में आज के इस वीडियो में हम डिटेलिंग में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं अपना बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी की यूनिट नंबर सेकेंड, जिसमें अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है प्रोबेबिलिटी तक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस। अब सैम्पलिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है? पॉपुलेशन, एरर, एसेंस ऑफ सैम्पलिंग। हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस, स्टैंडर्ड मीन ऑफ द एरर, ये एसईएम, ये सब चीज़ को हमको यहाँ पे इस लेक्चर वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो बेसिकली इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है कि आपको ये समझ में आ जाना कि बाय चांस आप कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करेंगे तो उसमें से कैसे आप सैम्पलिंग लेंगे। सैम्पलिंग लेने का मतलब क्या है कि उसके जैसे आपने क्या किया कि 1000 टैबलेट बना ली। अब 1000 टैबलेट बनाने के बाद में आपको अगर सैम्पलिंग करने के लिए जाए तो ऐसा तो है ना कि आप 1000 टैबलेट की सैम्पलिंग करेंगे। अगर आप 1000 टैबलेट सैम्पलिंग करने में लगा देंगे तो आपका बिकेगा क्या? मार्केट में क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसलिए से उसमें कुछ स्पेशल प्रोडक्ट 1 या 2 टैबलेट हम निकालेंगे, उसके बाद उसको हम एनालिसिस करेंगे। तो वही 1 और 2 टैबलेट को निकालने की जो प्रोसेस होगी, किस हिसाब से निकालेंगे, उसी को बोलते हैं सैम्पलिंग, ठीक है। और हाइपोथेसिस का जो हमारा क्या है, एक परिकल्पना है, मतलब जो हम मान के चलते हैं, ठीक है। ये अभी आगे चल के हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन भी फंस सकता है और 2-2 नंबर की डेफिनेशन डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में ये फंसेगी। वीडियो आपको समझ में आएगा पूरा। हो सकता है मेरी वॉइस चेंज है क्योंकि इस समय कोल्ड हो रखा है, इसलिए वीडियो इस समय नहीं बन पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीटली यहाँ पे समझा जाऊँ। सिलेबस आप उठा के देखेंगे तो उसमें जो सबसे पहला टर्म आएगा वो होगा पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज द सम टोटल ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द स्टडी। अब इसका मतलब आप समझिए कि क्या है। मान लीजिए कि हम कोई लेबोरेटरी में है, टैबलेट हमने बनाया, 1000 टैबलेट हमने बनाया, ठीक है ना। अब इसमें से 1000 टैबलेट हमने देखा कि हमने बना ली, इसी को क्या बोलेंगे? उसकी पॉपुलेशन, मतलब टैबलेट की पॉपुलेशन। मतलब जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप रिसर्च करेंगे, उसमें जो आपका टोटल कंटेंट होगा, जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो वही बता, पॉपुलेशन इज द सम टोटल ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द स्टडी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको ऐसा समझना है तो मान लीजिए कि एक होल यूनिवर्स को ले लीजिए, उसमें कितने लोग रहते हैं। तो कितने लोग रहते हैं वो डिपेंड करेगा किस पे, कि एक देश के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। जैसे हमारी भारत की आबादी 150 बिलियन होने वाली, मतलब 150 करोड़ होने वाली है। तो क्या ये पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। उसी प्रकार से जब हम कोई रिसर्च करते हैं, जब कोई टेस्टिंग करते हैं, तो उस टेस्टिंग में जितने भी मटेरियल यूज होते हैं या जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, जितने फाइनल प्रोडक्ट की हमारी कंपार्टमेंट, जैसे बैच है तो एक बैच में 1000 टैबलेट है, तो हमारी 1000 जो होगी वो टैबलेट क्या हो जाएगी? उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी, उस बैच की पॉपुलेशन हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? सम टोटल ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कंप्लीट टोटल, ये हमारा क्या है? पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन इज द कंप्लीट ऑफ ए पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट पॉजेस सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज इंटरेस्ट टू रिसर्चर। मतलब मान लीजिए कि आप एक रिसर्चर हैं, आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया, या कोई आपने टैबलेट सेलेक्ट की, या कोई ऐसा मेडिसिनल प्लांट सेलेक्ट किया, या कोई मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल ड्रग आपने चूज की, ठीक है। अब जिस पे आपका इंटरेस्ट है तो आप उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें, जो भी उसके ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी चीज़ें भी उसकी सब्जेक्ट होगी, उन सब चीज़ों को आप इकट्ठा करेंगे, ठीक है। जब आप उसको इकट्ठा करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को हम डिनोट करते हैं एन से, क्योंकि उसको हम गिन सकते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ दी पॉपुलेशन। कितने टाइप की पॉपुलेशन हो सकती है? एक होती है फाइनाइट पॉपुलेशन, एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? कि जिसको हम गिनती कर सकें। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम गिनती ना कर सकें, ठीक। एग्जाम्पल से समझे तो यूनिवर्स ऑफ स्मोकर्स इन उज्जैन, कहने का मतलब क्या है कि उज्जैन में जो स्मोकर्स है उनका एक पूरा यूनिवर्स है, क्योंकि वहाँ पे महाकाल का मंदिर है, वहाँ पे अधिकतर लोग वहाँ पे गांजा जो भांग वगैरह फूकते हैं, स्मोक वगैरह करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वहाँ पर आप टोटल नंबर गिन सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन तेलंगाना स्टेट, मतलब जो तेलंगाना स्टेट है उसमें टोटल कितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये सब काउंटेबल है। फार्मासिस्ट इन द यूपी, मतलब यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कितने फार्मासिस्ट हैं, ये सारी चीज़ें आप एक एक करके काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक पूरे मतलब आसमान के अंदर, पूरे आसमान में कितने तारे हैं, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अगर मैं पूछूं पूरे अंतरिक्ष में कितने तारे हैं, आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अगर मैं पूछूं कि पूरे विश्व में कितने कीड़े मकोड़े हैं, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, असंख्य है, उसको आप जोड़ नहीं सकते। अगर मैं आपको पूछूं कि 1 से लेकर के गिनती अगर 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, तो उसका एंड पॉइंट क्या है, तो आप तो 9 बता दोगे कि 9 होती है। लेकिन मैं कहूँ कि 10 के ऊपर के बाद में क्या, तो आप इनफाइनाइट होती है, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं, कोई इसका अंत नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक। अब दूसरा जो टर्म हमारा आया है सैंपल। सैंपल क्या होता है?
तो जैसे मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल बताया कि आप 1000 टैबलेट पे काम करें, एक बैच है उसमें 1000 टैबलेट है, तो 1000 उसकी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। अब आपको बोला गया कि उसकी एनालिसिस करनी है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल आपको चेक करना है, ठीक है, क्यूसी टेस्टिंग करनी है उसकी। तो आप क्या करेंगे, 1000 टैबलेट का तो निकालेंगे नहीं, तो आप उसमें से क्या करेंगे, 1 2 3 या 4 5 टैबलेट निकाल लेंगे। तो जब आप 1000 टैबलेट से 1 2 3 या 4 5 टैबलेट जो भी निकालेंगे, तो जो वो टैबलेट होगी उसको क्या बोलते हैं, सैंपल, मतलब जिसको एनालिसिस करना है। तो एक फाइनाइट सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, कहने का मतलब क्या है, चाहे वो पॉपुलेशन में फाइनाइट पॉपुलेशन हो चाहे इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो, उसमें से गिने चुने सबस्टेट को या गिने चुने ऑब्जेक्ट को हम निकाल लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखें, ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन का एक पार्ट विच एग्जामाइन टू एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। जैसे मैंने अभी आपको टैबलेट बताया, क्यूसी टेस्टिंग आपको करनी है, तो हम 4 5 टैबलेट की उसकी एनालिसिस करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो बाकी के 1000 टैबलेट हमारी सही ही होगी, मतलब इसको हम अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हम उस सैंपल में से, उस पॉपुलेशन में से एक पार्टिकुलर सैंपल निकाल रहे हैं, उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सैंपल करते हैं। और सैंपल साइज इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल डिनोटेड बाई एन, इसको एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल, ए पोर्शन ऑफ राइस एग्जामाइन टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ द राइस इन अ बैग। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक बैग है, बैग के अंदर चावल भरा हुआ है, ठीक है ना। अब आप चावल पूरा एक बैग है, मतलब 5 किलो का थैला है, 5 किलो चावल उसमें भरा हुआ है, ठीक है ना। तो अब उसमें बात आती है सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है। जैसे 5 किलो का चावल है, बोरा है, अब उसमें से टोटल जो राइस एक एक कड़ की जो गिनती करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ राइस आपका पॉपुलेशन कहलाएगा। और उसमें से जो आप 1 2 3 4 अपनी एनालिसिस करने के लिए निकालेंगे कि कैसा चावल है कैसा चावल नहीं है, उसमें जब निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पोर्शन, मतलब कहने का एक टुकड़ा, एक पार्ट, तो उसको आप क्या बोलेंगे, सैंपल बोलेंगे। आई थिंक यहाँ पर आपको पॉपुलेशन और सैंपल के मेन डिफरेंट पता चल गए कि एक्चुअल में ये होते क्या है, ठीक है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ द सैंपल, मतलब सैंपल कितने टाइप के होते हैं, एक होता है लार्ज सैंपल, एक होता है स्मॉल सैंपल। लार्ज सैंपल का मतलब कहता है जिसकी संख्या 30 से अधिक हो, मतलब हम कह रहे हैं वैसे 5 किलो चावल है, तो 5 किलो चावल में जब हम उसकी सैंपलिंग करेंगे, उसमें सैंपल निकालेंगे, तो 30 दाना चावल से ज़्यादा निकालेंगे तो वो लार्ज सैंपल कहलाएगा, और जब 30 दाना चावल से कम निकालेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, स्मॉल सैंपल कहलाएगा, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में ज़्यादा टफ में जाइए, ठीक है। उसके बाद सैंपल फ्रेम क्या होता है, द एक्चुअल सेट ऑफ यूनिट, मतलब एक यूनिट सेट करते हैं, एंड ए लिस्ट ऑफ कंटेनिंग एवरी नंबर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच अ सैंपल इज ड्रॉन एट द रैंडम कॉल्ड सैंपल फ्रेम। अब फ्रेम क्या है, एक फ्रेमिंग तैयार करेंगे, उस फ्रेमिंग के अंदर जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप किराना की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं तराजू रखा होता है, तो उनका एक फ्रेम होता है कि सामान तौलने का। बाकी 50 किलो चीनी के बोरे के अंदर से आधा किलो आपको तौल कर देते हैं, तो जो आधा किलो रखा जाता है वो एक फ्रेम है कि हम क्या कर रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन से स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को या सैंपल को निकाल के तौल के दे रहे हैं, तो वो क्या है, सैंपल फ्रेम है। अब बात आती है लार्ज सैंपल टेस्ट क्या होते हैं, स्मॉल सैंपल टेस्ट क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो हमारा लार्ज सैंपल क्या होता है, जिसमें जो सैंपल होते हैं वो 30 से ज़्यादा लिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लार्ज सैंपल टेस्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है Z=x⁻μ सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n, जहां पर x बार क्या है, मीन ऑफ द सैंपल है, म्यू क्या है, मीन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। देखिए मीन ऑफ द सैंपल का मतलब क्या है, पॉपुलेशन का हम जो भी पॉपुलेशन आप लेंगे उसका मीन निकालेंगे। मीन ऑफ एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि आप जो सैंपल निकालेंगे सैंपल का मीन लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालेंगे, एंड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मतलब जो दोनों के बीच में जो भी डिस्पर्जन आएगा वो, ठीक है। एंड नंबर ऑफ द सैंपल, और एन क्या है आपका, नंबर ऑफ द सैंपल। इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। लेकिन वही अगर हम बात करें स्मॉल सैंपल टेस्ट की, तो जहां पर हम सिंपली हमारा सैंपल होगा वो स्मॉल देन 30 होगा, मतलब 30 से कम होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी आप यहाँ पे आप समझ लीजिए। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये वाला मैंने आपको इस प्रकार से बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इसके पैरेलल चलता है, ये इसके पैरेलल चलता है। तो जब हम इस लार्ज सैंपल लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, जब हम लार्ज सैंपल लेते हैं तो ये इसके पैरेलल चलता है, इसके पैरेलल चलता है। लेकिन जब इसके हम स्मॉल सैंपल लेंगे, लेस देन 30 लेंगे, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से होकर जाएगा, मतलब ये यहाँ से होकर ऐसे जाएगा। जब आप टी टेस्ट पढ़ेंगे ना, अभी जब मैं आपको टी टेस्ट पढ़ाऊंगा, स्टूडेंट जो टेस्ट है इसके बाद में, तो उसको जब पढ़ाऊंगा तो ये आपको अच्छे तरीके से और समझ में आएगा ये, ठीक है। तो स्मॉल टेस्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा यहीं से बन जाएगा। तो जब ये दोनों कर्व के बीच में डिफरेंट आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा
पैरेलल चलता है, इनफाइनाइट चलता है, लेकिन जो सैंपल होगा, क्योंकि लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप कितने भी 30 से ज़्यादा कितने भी ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल सैंपल में क्या है कि आप बंधे हुए हैं, 30 से कम ही ले सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट नहीं जाएगा। जो आपका इनफाइनाइट जा रहा था यहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जा रहा था, वो नहीं जाएगा, वो एक टॉपिक में बन जाएगा 10 से 20 या 10 से 30 के बीच में वो फंस जाएगा, उसके बीच में ही आपको लेना है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल कैन बी टेकन एज एन एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। अब यहाँ पर जो भी हम पॉपुलेशन पैरामीटर के आधार पे ही अपना सैंपलिंग करेंगे। ठीक है, द एजम्पशन ऑफ दिस टेस्ट आर क्लियर। इसलिए और एक चीज़ और, स्मॉल टेस्ट का जो मैंने यहाँ पे फार्मूला इसने नहीं लिखा है, क्योंकि स्मॉल टेस्ट के लिए हमारा जो टी टेस्ट है, अभी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे, वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल टेस्ट के बारे में, उसके फार्मूले के बारे में ज़्यादा इलिबरेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लो, आप देखिए, अब इसका एग्जांपल ले लो कि मतलब पॉपुलेशन हो गया, सैंपल हो गया, कैसे आप इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो इस सैंपल ऑफ 64 स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे बात आ गई, सैंपल हमारा कितना है, 64 है, तो 64 होने का मतलब क्या है, 30 से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, लार्ज सैंपल मेथड का फार्मूला लगेगा। ठीक है ना, हैव बीन मेड 70 kg, मतलब 64 स्टूडेंट का जो मीन वेट है, मतलब 64 स्टूडेंट है, उनका अलग अलग वेट है, और जो उनका मीन निकल के आया, टोटल वेट का मीन निकल के आया, वो 70 kg निकल के आया। कैन दिस बी रिगार्डेड एज अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद द मीन वेट ऑफ 65 kg। कहने का मतलब क्या है, उनमें से, मतलब कहने का क्या, कैन दिस बी रिगार्डेड एज ए सैंपल। अब इसमें से हम कुछ ऐसे सैंपल्स निकाल रहे हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन, मतलब 64 स्टूडेंट्स में से कुछ पॉपुलेशन के हम निकाल रहे हैं, कुछ सैंपल हम निकाल रहे हैं विद द मीन वेट ऑफ द 65 kg, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 25 किलो। तो यहाँ पे मीन ऑफ द सैंपल एक्स बार कितना है, 70 kg। मीन ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया कि एक्स बार क्या है, आपका सैंपल का मीन होगा, और पॉपुलेशन का मीन आपका म्यू होगा, वो 65 kg है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब आप 64 स्टूडेंट ले रहे हैं तो उनका मीन कितना हो जा रहा है, 70 kg। अब इनफाइनाइट स्टूडेंट है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, तो उनका जो मीन आया है वो 65 kg आया। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 25 kg दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो आप यहाँ से फाइंड आउट करते, तब डाटा आपको अलग से दिया होता। अभी आप आगे चल के जब फार्मास्यूटिकल का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, और वैसे भी टी टेस्ट में आपको निकालना जरूरी है, तो वहां पर भी हम देखेंगे। नंबर ऑफ सैंपल यहाँ पे क्या है, 64 स्टूडेंट है। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या कहती है, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है। क्यों नल हाइपोथेसिस है, क्योंकि अभी जब हम आगे चल के जब इसकी हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो नल हाइपोथेसिस में जो है त्यों है, मतलब अगर बराबर है, म्यू बराबर है, क्यों कहने का मतलब क्या है कि आपका जो मीन दे रखा है वो बराबर है, 70 है, तो इसका मतलब क्या है, उसके बराबर होगा, तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस यूज होगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन में कुछ भी मामला नहीं दिया गया, यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं होगी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया नहीं गया है, लेकिन हम एज्यूम करेंगे 0.05। अब एक चीज और, अभी चल के जब मैं आपको नल हाइपोथेसिस बताऊंगा तो मैं उसको आपको कंडीशन बताऊंगा कि हाइपोथेसिस कब एक्सेप्ट होती है, कब रिजेक्ट होती है। वहाँ पे मैं आपको कंप्यूटेड वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू के बारे में बताऊंगा। तो वहाँ पे जब क्रिटिकल वैल्यू बताऊंगा तो आपके यही जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। अभी यहीं पर समझ लीजिए, मैं अभी आपको बताऊंगा, ये पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला क्या है, जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एन, या सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है ना, या इसको हम एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा अंडर रूट एन अपॉन सिग्मा भी इसको लिख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो हमारा सिंपल सा एक्स बार 70 है, म्यू आपका 65 है, 70 माइनस 65 बटा हमारा सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा 25 है, और बटा और टोटल नंबर कितना है 64 है। ठीक है, जिसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 70 में से 65 जाएगा, 5 बचेगा, और 64 का जो इसका अंडर रूट है उसका जब सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो 5 बटा 25 बटा 8, तो 8 को हम क्या करेंगे ऊपर ले आएंगे, क्योंकि हम सिंपल से अगर इसको भाग देंगे तो इससे अच्छा है कि हम उसको ऊपर ले आए, तो 40 बटा 25 हो जाएगा, इसका टोटल वैल्यू 1.6 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टोटल इसका हमारा हाइपोथेसिस निकल के आई वो 1.6। अब डिसीजन आपको, फाइनल डिसीजन आपका क्या है, एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस। क्यों, क्योंकि जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो लेस है किससे, क्रिटिकल वैल्यू से। ठीक, मतलब कंप्यूटेड वैल्यू इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 1.6 आया है, और जब आप जेड अल्फा निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू 0.05 है, जब उसको 1.6 से गुणा करेंगे तो आपकी क्रिटिकल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू क्रिटिकल वैल्यू, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट होगी आपकी हाइपोथेसिस। अभी जब इसको कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अभी जब हम नल हाइपोथेसिस देखेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो होता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1000 टैबलेट है तो उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी, उसमें से 1 2 3 टैबलेट निकाल के एनालिसिस करेंगे तो उसका वो सैंपल हो जाएगा। लेकिन
उस 1 2 3 टैबलेट को जो निकालने की प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं आप, सैंपलिंग। तो सैंपलिंग इज द प्रोसेस इन विच फिक्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर टेकन रेंडमली फ्रॉम ए लार्जर पॉपुलेशन या द लार्जर पोर्शन ऑफ द सैंपल। मतलब जैसे 1000 टैबलेट है तो वहाँ पर उसकी लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज नंबर है, उसमें से हमने 2 3 टैबलेट सैंपल निकाले, तो उसी 2 3 सैंपल टैबलेट को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, सैंपलिंग। और ये फिक्स होती है, 1 2 3 4 से टैबलेट से आप ज़्यादा वहाँ पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको मार्केट में भी लेके जानी है, टेस्टिंग भी करना है, ठीक है ना। तो इट इज़ द प्रोसेस of obtaining information about an entire population by examining only a पार्ट ऑफ इट। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने 1000 टैबलेट के बारे में बात की, तो उससे केवल कुछ ही पार्ट को आप निकालेंगे, ऐसा नहीं कि आप टोटल पार्ट को निकालेंगे। तो इसलिए हमें बताया गया कि उससे एग्जामाइन करने के लिए केवल उसको एक पार्ट को निकालेंगे। अब टाइप्स कितने हैं, ये हमारे टोटल 2 टाइप करते हैं, एक रैंडम सैम्पलिंग होता है, एक नॉन। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जो सैंपल होगा उसमें से कहीं से भी ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। और जो नॉन रैंडम होता है वहाँ पर एक पार्टिकुलर जजमेंट करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा कमजोर लग रहा है तो वहाँ से उठाएंगे, ठीक है ना। वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स के बारे में आइए एक ही टाइप्स के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं। तो पहले क्या है, रैंडम सैम्पलिंग, जिसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं, जिसको संभावना कि हाँ इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें कुछ नहीं होता है, चांस सिलेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज गिवन एन इक्वल चांस। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपकी पॉपुलेशन होगी उसमें जो भी आपका आइटम होगा, जो भी आपके सैंपल होंगे, सबको इक्वल चांस दिया जाएगा फॉर इंक्लूड इन द सैंपल, कि वो सैंपल में इंक्लूड हो। बस हम उसमें क्या करेंगे कि उसमें से जो भी चीज़ हमको देखने के थोड़ा सा कमजोर लग रही है तो उसको अपने हिसाब से हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, अपने पर्सनल बेसिस पे निकालेंगे। उसके बाद सेकंड मेथड क्या है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, जिसको स्ट्रेटा बोलते हैं। इसको क्या करेंगे, होमोजेनियस, मतलब कहने का कि जैसे 1000 सैंपल है उसको हम बांट देंगे, मतलब ग्रुप में बांट देंगे। जब ग्रुप में बांट देंगे तो 1 2 के ग्रुप में बांट देंगे, उसके बाद 2 के ग्रुप को क्या करेंगे, कहीं से भी उठा लेंगे। ये सैंपल इज टेकन फ्रॉम द ईच ग्रुप ऑफ द सैंपल रैंडम मेथड, मतलब कहीं से भी उठा लेंगे। रिजल्टिंग सैंपलिंग कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैंपल। अभी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको सिंपल सा अगर बताऊं तो मान लीजिए कि 1000 टैबलेट का कुछ हमारा यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोसेस है, ठीक है, कुछ टैबलेट यहाँ पर है, तो हमने इसे 2 2 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये कुछ हमारे डोरे, अब हमने एक इसको निकाले, एक इसको, रैंडम, ये हमारे क्या जाएगी, रैंडम सैंपलिंग हो जाएगी। या इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, या इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, तो हमारी रैंडम सैंपलिंग होगी। मतलब ग्रुप में बना करके उसके रैंडम सैंपलिंग हम कर लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है, तो ये जो मेथड होता है, दिस मेथड इज यूज्ड इन दोज केसेस वेयर ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच सैंपलिंग इज टू बी ड्रॉन इज अवेलेबल। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर तो आपको इनफाइनाइट नंबर था, अब बात आती है फाइनाइट सैंपलिंग की। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर आपको नंबर दिया हो, जैसे 1000 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसमें से आपको निकालने हैं 200 स्टूडेंट, तो आप कौन कौन से स्टूडेंट का निकालेंगे, तो सिंपल सा अवेलेबल होंगे आपके पास 1000 स्टूडेंट अवेलेबल होंगे, उसमें से आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप निकालेंगे। तो 1000 स्टूडेंट आपने कंप्लीट लिस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट देखी, उसमें से आपको 200 स्टूडेंट ड्रॉ किए। अब आप कौन से स्टूडेंट का निकालेंगे, तो आपका टोटल संख्या कितनी है, पॉपुलेशन 1000 है, 200 स्टूडेंट आपको चाहिए, तो 1000 बटा 200 कर दीजिए। फिफ्थ, एवरी 5वें स्टूडेंट को, मतलब 100, मतलब एवरी 5, मतलब 5 में से एक स्टूडेंट को आप वहाँ पे एलिमिनेट ड्रॉन करेंगे अपने सैंपलिंग के लिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप कोई मटेरियल ले लीजिए, 1000 मटेरियल है, 1000 टेबलेट प्रोडक्ट है या ऑब्जेक्ट है, उसमें से हम क्या करेंगे, हर 5वें चीज़ को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसको फिर सैंपलिंग के लिए आगे फर्दर भेज देंगे, ठीक। उसके बाद आता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे आप एक देश में रह रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपका जो प्रदेश है वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब वहाँ से हमको 5000 सैंपल हाउस होल्ड को कलेक्ट करने हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप जाकर मतलब राज्य से निकाल लेंगे, आप उसके गांव को देखेंगे, आप उसके तहसील को देखेंगे, आप उसके कस्बे को देखेंगे, उसके अंदर जो जिला है उसको देखेंगे, उसके अंदर जो भी हमारे बड़े बड़े एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, उसको देखेंगे, उसको फिर सेलेक्ट करेंगे, देन आप वहाँ से सैंपल को विड्रॉ करेंगे। तो उसी प्रकार से मल्टी स्टेज सैंपलिंग में क्या होता है कि जो भी आपका सैंपल होगा उसको आप क्या करेंगे कि उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, मतलब पहले स्टेज में बांट देंगे, उसके बाद फिर वहां से आप सैंपलिंग करेंगे। उसके बाद क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, कुछ नहीं, बस पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं सब यूनिट, मतलब उसको सब यूनिट में मतलब डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपके एक क्लस्टर मतलब एक गुच्छा बन जाएगी। तो उसमें से जो भी आप निकालेंगे वो आपका सैंपलिंग हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर ऑब्टेन द इनकम इन द सिटी, कहने का मतलब क्या है कि दिल्ली सिटी में हमको पीपुल्स की इनकम देखनी है कि कितनी है, दी होल सिटी डिवाइडेड इनटू द एंड डिफरेंट ब्लॉक। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि आप क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर जब पीसीआई आती है, मतलब आपकी पीसीआई, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, पीसीआई आती है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही पीसीआई है, वो पूरे के पूरे कॉलेज में, मतलब जितने भी यूपी में जितने भी कॉलेज हैं सबके एक बार एक ही साथ में मतलब वो ट्रांस कराती है, एक ही बार में पैरामीटर चेक करवाती है, ऐसा तो है नहीं ना, वो ब्लॉक बाई ब्लॉक जाती है, मतलब आज इस जिले में, कल उस जिले में, कल तीसरे जिले में, इस प्रकार से वहाँ पर वो पैनल करवाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं
क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। वहाँ पर रैंडम था, रैंडम का मतलब हम कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम जजमेंट करेंगे। जजमेंट करने का मतलब क्या है कि हाँ हमको इसी को उठाना चाहिए, मतलब अपने पर्सनल बेसिस पे, प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन पे। कहने का मतलब क्या है, ए नॉन रैंडम सैंपल इज द सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अदर देन प्रोबेबिलिटी। मतलब यहाँ पर हम कोई तुक्का नहीं मारेंगे, बस हमको जो चाहिए वो चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई हर्बल फार्मूलेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो आपने 1000 हर्बल फार्मूलेशन को तैयार कर लिया। अब उसमें ये आपको करंट है कि आपको 1000 में से एक सैंपल निकालना है, तो 10,000 में से आपको 10 सैंपल निकालने हैं। तो कौन से नंबर का सैंपल आप निकालेंगे ये आपके जजमेंट पे, कि जो मशीन ने सबसे आखिरी वाला सैंपल बनाया होगा, हो सकता है उसमें कोई डिफेक्ट हो, कोई दिक्कत हो, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आप उस आखिरी वाले प्रोडक्ट को उठाएंगे अपने पर्सनल बेसिस पे, अपने पर्सनल जजमेंट के आधार पे, ठीक है। तो इसमें जो पहला मेथड क्या है, जजमेंट सैंपलिंग। तो चॉइस ऑफ द सैंपलिंग आइटम डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको जब बताया कि 100 आइटम है, उसमें हो सकता है कोई डिफेक्ट हो सकता है मशीन मतलब जल्दी बंद करने के चक्कर में उसको जल्दी से बना दिया गया, तो इसमें डिफेक्ट हो सकता है, तो उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। दिस सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड ऑन द एक्सीलेंस इन द जजमेंट। ये हमारे जजमेंट पर निर्भर करता है, आपकी जजमेंट कितनी एक्सीलेंस है इसके ऊपर निर्भर करता है कि जो आप सैंपलिंग करेंगे वो कितनी परफेक्ट होगी, ठीक। दूसरा क्या है, कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग का मतलब क्या है, जो भी आपके मटेरियल होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, उनको आप एक कोटा पर रहेगा। तो कोटा आर यूज्ड या सेटअप ऑफ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया बट सिलेक्शन डिपेंड ऑन द पर्सनल जजमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि हमको इंटरव्यू लेना है, मेरे पास एक कंपनी है, वहाँ पे मुझको 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है, जिसमें से 60 जो होंगी हाउस वाइफ होंगी, 25 आपके फार्मर्स होंगे और 15 चिल्ड्रेन होंगे। तो हमने क्या कर दिया, कोटा दे दिया, मतलब लेडीज का कोटा अलग दे दिया, किसान का कोटा अलग दे दिया, चिल्ड्रेन का कोटा अलग दे दिया। जैसे एग्जांपल के तौर आपका जीपेट होता है, तो उसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी होती है, तो उसमें ये दिया जाता है कि इनको इतना % लेकर आना है तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे। तो वहाँ पर एक कोटा दे दिया गया, ठीक है। यह कह जाएगा कि इनके लिए इतनी सीट आरक्षित कर दी गई, मतलब 60 सीट आरक्षित। अब उस 60 सीट में केवल वही कास्ट का इंसान पा सकता है, उसी को बोलते हैं कोटा। उसी प्रकार से जो हमारा सैंपल होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर हम अपने हिसाब से उसमें से कैंडिडेट को निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसको एक्सीडेंटल सैंपलिंग बोलते हैं, कि चल रही है मशीन, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको चंक भी बोलते हैं। चंक क्या है, फ्रैक्शन ऑफ वन पॉपुलेशन टेकन फॉर इन्वेस्टिगेशन बिकॉज इट्स कन्वीनियंट अवेलेबिलिटी। मतलब जैसे 1000 सैंपल रखे हुए हैं, अब आप क्या करेंगे, आँख मूंद कर पट्ट से एक उठा लेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं कि आप गिनेंगे 9वां सैंपल कौन सा, 10वां सैंपल कौन सा, 5वां सैंपल कौन सा है, या 1000 सैंपल कौन सा, ऐसा नहीं करेंगे। बस आपको जो यहाँ पर हाथ गया एक्सीडेंटली, उसको आप उठा लिए, उसके बाद उसकी सैंपलिंग कर ली आपने, उसके बाद उसकी एनालिसिस कर ली। ये सैंपल यू ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द लिस्ट, मतलब उस लिस्ट से आप कोई भी सैंपल उठा सकते हैं रैंडमली, मतलब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप एक्सीडेंटली कौन सा उठा लिए, ठीक। ये होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग होता है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। पहली बात, हाइपोथेसिस क्या, ये एक परिकल्पना होती है। मतलब समझ लीजिए कि जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, तो रिसर्च करते करते आपने कोई टेस्टिंग की या कोई आपने उसके प्रॉपर्टी देखी, तो जो आपने उसकी प्रॉपर्टी देखी वो आज के एक्सपेक्टेशन के आधार पर ही आई, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, परिकल्पना। मतलब आपने उसको बताया कि ये चीज़ है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस स्टेट योर प्रिडिक्शन, जो आप प्रिडिक्शन करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे आप एक ल्यूकस स्पेरा है, आपने बोल दिया कि ल्यूकस स्पेरा के अंदर 99% एल्कोलाइड पाया गया। एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, पहला 99 पाया था, 9.6% पाया जाता है। मतलब कि आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने बोला कि इसके ल्यूकस स्पेरा के अंदर 99% क्या पाया गया, एल्कोलाइड पाया गया। तो ये आपने क्या दे दी, आप अपने एक स्टेटमेंट दे दी। लेकिन जब आपने उसके ऊपर रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद जो भी आपको वैल्यू मिली उसको फिर आपने फाइंड आउट किया, तो जो आपने पहले बताया, प्रिडिक्शन किया, मतलब ये हो सकता है, मतलब ये होना चाहिए या हो सकता है 99%, वो क्या थी, आपकी हाइपोथेसिस थी। लेकिन जो आपका 9.7% ही एल्कोलाइड आया इन द ल्यूकस स्पेरा, वो आपका क्या था, एक रिसर्च था। तो हाइपोथेसिस और रिसर्च में यही डिफरेंट है। हाइपोथेसिस में आप प्रिडिक्ट करते हैं कि ये चीज़ हो सकता है, लेकिन रिसर्च जो होती है वो फाइनल फाइंड आउट कर देती है, ठीक। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि हाइपोथेसिस स्टेट योर प्रेडिक्शन अबाउट व्हाट योर रिसर्च विल फाइंड, मतलब आपकी जो रिसर्च है वो क्या फाइंड आउट करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं फिर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे विन क्रिस्टिन है। विन क्रिस्टिन को शुरुआती दौर में ये नहीं पता था कि एंटी कैंसर ड्रग है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट जब उसके ऊपर रिसर्च करने वाले थे तो उन्होंने बताया, उन्होंने सोचा तो होगा कि इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी पाई जा सकती है, तो उन्होंने बोला होगा कि एंटी कैंसर या एंटी फंगल या एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी इसके अंदर हो सकता है पाई जाती होगी। तो जो उन्होंने ये 4 चीज़ें दी, एंटी
फंगल, एंटी कैंसर, एंटी उसके बाद में एंटी पायरोजेनिक हो गई या एंटी पायरोजन हो गया या एनाल्जेसिक हो गया, ये जो चारों प्रेडिक्शन दिया ये उनकी क्या थी, हाइपोथेसिस थी। उसके बाद जब उन्होंने रिसर्च किया था, देखा उसमें विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन है वो एंटी कैंसर एजेंट है, ठीक है। तो उन्होंने फाइनल रिसर्च कर दिया कि वो एंटी कैंसर एजेंट है, ना कि हमारा एनाल्जेसिक है, ना एंटी पायरेटिक है, और ना ही हमारा वो और किसी प्रकार का बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है, वो केवल एंटी कैंसर एजेंट है। तो आपका एक रिसर्च हो गया। तो आई होप आपको ये हाइपोथेसिस और रिसर्च में अंतर समझ में आ गया होगा। तो हाइपोथेसिस क्या है, टेंटेटिव स्टेटमेंट, टेंटेटिव जो कि बाद में बदला भी जा सके, अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम की जो भी सॉल्यूशन होता है उसका टेंटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक। हाइपोथेसिस इज ए प्रोविजनल फॉर्मुलेशन, ये प्रोविजनल फॉर्मुलेशन होता है, और पॉसिबल सॉल्यूशन और टेंटेटिव सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग फेस बाय द रिसर्चर, मतलब रिसर्चर के द्वारा जो भी प्रॉब्लम फेस की गई उसमें उसका जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा वो उसका एक क्या होता है, प्रेडिक्शन होता है, एक उसका क्या होता है कि प्रोविजनल फॉर्मुलेशन होता है। तो सिंपल सी अगर हम एक टॉपिक में कह सकते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब संभावना क्या हो सकती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल का मतलब क्या हुआ कि जो आपका आया वही सही है। कहने का मतलब क्या है कि आपने कहा कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मतलब 100 लोगों का ग्रुप है और जिसमें एवरेज मीन हीमोग्लोबिन का 7% to 9% है, तो वो 7% ही होगा, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिव बोलता है कि 100 लोगों का अगर हीमोग्लोबिन 7% है तो मैं इसको मान्य नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें से कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन 7 से ऊपर भी हो सकता है, 7 से नीचे भी हो सकता है, मतलब लेस देन मोर देन भी हो सकता है, और नॉट इक्वल टू मतलब 7 नहीं हो सकता। तो वो कौन बोलता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फिर आपकी जो रिसर्च होगा उसको और आप लेवल तक लेकर जाता है। अभी आप एग्जाम्पल समझेंगे तैसे समझ जाएंगे, ठीक। नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल। कहने का मतलब क्या है, दो सैंपल होंगे उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, जो आ गया जो कैलकुलेशन आ गई वही आपका सही है, वो चाहे जिस प्रकार से भी है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसी को आप सही मान लेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस बोलेंगे, ठीक है ना। द डिफरेंस इन द सैंपल इज जस्ट ड्यू टू द फ्लक्चुएशन, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये फ्लक्चुएशन क्यों आया, मतलब उन दो डिफरेंस के अगर कोई डिफरेंस है भी तो उसको हम मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्यों आया कि जो हम सैंपलिंग की उसमें कुछ फ्लक्चुएशन मतलब अमाउंट हमने ज़्यादा कर लिया। मेरा मतलब कहने का क्या है कि आप चाहे गलती किए ही हो लेकिन जो भी आपका रिजल्ट आया वो सही, मतलब एक जबरदस्ती वाला काम, उसी को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द टू ग्रुप, मतलब दो ग्रुप के बीच के भी इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं होता है। इसमें से सिंपल सा केवल एक ही अवधारणा होती है, H0, मतलब इसको डिनोट नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं H0 सच दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट या H0 इक्वल टू म्यू। अब यहाँ पर दो कंडीशन होगी, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी। H0 सच दैट म्यू, यहाँ पर देखिए ये क्या है, इक्वल टू मतलब मोर देन इक्वल टू म्यू नॉट, एंड H0 सच दैट म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट। कहने का मतलब क्या है, इस जब कंडीशन आएगी तो यहाँ पर इसको हम बराबर ही लेते हैं, मतलब नॉट इक्वल टू मतलब लेस देन इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू की जो कंडीशन होती है वहाँ पर हम इक्वल टू को ही मान्य करते हैं, तो इसी को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक स्कूल प्रिंसिपल क्लेम, उसने क्लेम किया दैट क्या कि उसके इस कॉलेज में उसके स्कूल में जो एवरेज है मतलब नंबर पाने का एक एग्जाम कराया, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो 100 थे, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन था, तो जो मार्क्स का जो एवरेज है 100 लोगों का वो 7/10 है। 7/10 आने का मतलब क्या है कि 10 में से 7 नंबर एवरेज है, मतलब 10 में से 7 नंबर जो मिला वही उसका एवरेज मीन है। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि द नल हाइपोथेसिस इज दैट द पॉपुलेशन मीन इज 0। क्यों, अभी आप यहाँ पे समझिए। मान लीजिए कि आपने एक स्कूल खोला, उसमें आपने एग्जाम कराया, 100 लोगों में देखा किसी ने 70 पाया, किसी ने 75 पाया, किसी ने 65 पाया, किसी ने कुछ पाया, किसी ने कुछ पाया, ठीक है। अब उसने उसको आपसे मीन पूछा कि टोटल एवरेज कितना आ रहा है, तो आपने बोल दिया कि 70 आ रहा है। उसके बाद आपने 10 स्टूडेंट को उतारा, 10 स्टूडेंट का 7 आया, तो आप क्या बोलेंगे कि जो हमारा कॉलेज है वहाँ का जो मीन निकल के आया, स्कोर जो मीन निकल के आया 7/10 मतलब 7 निकल के आया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 ही सही है, चाहे कोई 8 पाया हो, चाहे कोई 6 पाया हो, चाहे कोई 9 पाया हो, चाहे कोई 10 पा गया हो, उससे नहीं मतलब, अगर मीन 7 आया तो 7 ही सही है। इसका मतलब क्या है, घुन के साथ में गेहूं भी पिस गया, ठीक।
ठीक। और जो नल हाइपोथेसिस होती है वो पॉपुलेशन मीन को 0 हमेशा रखती है। नोट एक चीज़ और, कंप्यूटेड वैल्यू जेड इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू देन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। मैंने अभी आपको जस्ट अभी जब एग्जांपल सॉल्व किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो कंप्यूटेड वैल्यू होगी जो आप कैलकुलेट आउट करेंगे, अगर वो क्रिटिकल वैल्यू से छोटी होगी तभी आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। अब एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। आपने कोई एक कंपनी खोली, कंपनी का मार्जिन समझ लिया 10% है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आपने नहीं किया, उससे पहले 10% है। अब उसके बाद आपने कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर दिया, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो उसका जो मार्जिन आया वो 15% आया। तो इस कंडीशन को आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कराने के बाद हमको सक्सेस मिली कि नहीं मिली, तो 5% की सक्सेस मिली। तो यहाँ पर आपकी जो कंप्यूटेड वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपकी कंप्यूटेड वैल्यू जो आपने एडीएस नहीं करवाया था वो, और क्रिटिकल वैल्यू क्या है जो आपने एडवर्स करा दिया, तो वहाँ पर आपका जो मतलब कंप्यूटेड वैल्यू 10 थी और क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या जाएगी 15 हो जाएगी। तो कंप्यूटेड वैल्यू 10 इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू 15, तब आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। अदरवाइज एडीएस कराने के बाद 10% मार्जिन घट के आपकी 8% हो जाती है, तो कंप्यूटेड वैल्यू यहाँ पे बड़ी हो जाएगी एज कम्पेयर टू क्रिटिकल वैल्यू, तो वहाँ पर आपको हाइपोथेसिस नल जो हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक। उसके बाद जो दूसरा आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो एनी हाइपोथेसिस दैट डिफर्स फ्रॉम ए गिवन नल हाइपोथेसिस। कहने का मतलब क्या है, कोई भी हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस को फॉलो ना करे, मतलब वहाँ पर वो इक्वल टू ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, H0 सच दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब अगर 7 दिया है तो वो 7 ही रहेगा। लेकिन अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आया तो वो पूछेगा कि अगर 100 स्टूडेंट का टेस्ट करवाया जिसका एवरेज मीन 7 आया, तो उसमें कुछ बच्चे 9 भी पाए, कुछ बच्चे 10 पाए, कुछ बच्चे 6 पाए, कुछ बच्चे 7 पाए, तो वहाँ पर क्या बोलेगा कि जो आपकी हाइपोथेसिस क्या बोलेगी कि जो एवरेज मीन निकल के आया इज नॉट इक्वल टू या मोर देन और या लेस देन, ये 3 कंडीशन यहाँ पर आएगी जिसको हम डिनोटेट करते हैं H1 से। तो यहाँ पे पॉसिबल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको क्या निकल के आई, H1 सच दैट म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। अगर मैं बोलूँ आपको, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि एक स्कूल में 7 उसका मीन आया, तो यहाँ पर अगर मैं 7 रखूँ, ठीक, यहाँ पे मैं 7 रखूँ, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बता रही है कि जो प्रत्येक स्टूडेंट का जो एवरेज निकाला गया, जो ग्रुप एवरेज निकाला गया, वो 7 के बराबर नहीं होगी, या तो 7 से बड़ी होगी या तो 7 से छोटी होगी। ये क्या बोलता है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल के तौर पर हीमोग्लोबिन परसेंट ऑफ द पेशेंट इज 12 या और नॉट, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने एक लेबोरेटरी गई, वहाँ पे टेस्ट कराया, वहाँ पे पता चला कि आपको 12% हीमोग्लोबिन है। अब ये पूछा कि क्या आपका रिसर्च आपसे पूछे है कि क्या आप रिसर्च का क्या काम है कि 12% हीमोग्लोबिन है, तो क्या 12% हीमोग्लोबिन है, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो नल हाइपोथेसिस कहेगी कि हाँ 12% हीमोग्लोबिन है, लेकिन अल्टरनेटिव क्या कहेगी कि 12% हीमोग्लोबिन नहीं है, या तो 12% से कम है या तो 12% से ज़्यादा है। ये क्या होगी आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी, ठीक है ना। अब प्रोसीजर फॉर द टेस्टिंग हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस को मतलब प्रोसीजर क्या है इसका टेस्टिंग करने के लिए, तो सबसे पहले अगर कोई भी डाटा दिया गया है तो उसमें हाइपोथेसिस चेक करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें आप सिंपल सा देखिए कि वहाँ पे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू या लेस देन दिया है कि नहीं दिया है। अगर इक्वल टू दिया हुआ है तो वो नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। अगर इन 3 कंडीशन मतलब नॉट इक्वल टू, लेस देन या मोर देन दिया हुआ है तो वहाँ पर अल्टरनेटिव, यही पहचान है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पहचानने की। तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि अगर आपके कहीं पे कंडीशन दे दी गई, मतलब मीन 64 दे दिया गया, बट पॉपुलेशन इज लेस देन 64, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्योंकि वहाँ पर लेस देन लगा हुआ है। और वहीं अगर हम पॉपुलेशन इक्वल टू आपको 60 बता देते, 64 बता देते, तो वहाँ पर नल हाइपोथेसिस होगी। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तब समझिए। एग्जाम्पल ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं वहाँ पे, ठीक। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया है तो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे, क्योंकि यही आपको वेरिफिकेशन होगी आपके क्रिटिकल वैल्यू निकालने में। टेस्ट स्ट्रेटेजी कैलकुलेशन वही जेड इक्वल टू टी माइनस, या टी यहाँ पर एक्स बार भी ले सकते हैं, यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन, ठीक। डिसीजन लेंगे कि अगर कंप्यूटेड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू देन एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस, अगर कंप्यूटेड वैल्यू मोर देन है क्रिटिकल वैल्यू तो रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। अब बात करते हैं एरर हाइपोथेसिस में जो थ्योरी होती है उसमें कौन कौन से एरर हैं। 2 टाइप के एरर हैं। पहला क्या है,
टाइप फर्स्ट एरर, इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो वन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट इट गेट रिजेक्टेड। अब देखिए आपने यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में एक टेस्ट पढ़ा था, फॉल्स टेस्ट एंड पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है ना। तो वहाँ पर ट्रू टेस्ट एंड फॉल्स टेस्ट, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट एंड ट्रू नेगेटिव टेस्ट। तो वहाँ पर आपने फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट में ये देखा था कि एग्जाम्पल के तौर जैसे आपकी कोविड है, आपको कोरोना नहीं है, लेकिन आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, ठीक उसी प्रकार से आपको कोरोना है और आपका जो टेस्ट रिजल्ट था वो पॉजिटिव नहीं आया, तो उसी को क्या बोलेंगे, टाइप फर्स्ट एरर। मतलब आपको कोरोना है लेकिन आप RT-PCR कराने के बाद आपको पता चला कि आपको कोरोना नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट में आया। इफ एन इन्वेस्टिगेशन रिजेक्ट एन नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली ट्रू इन द पॉपुलेशन, वो एक्चुअल में मतलब आपको एक्चुअल में कोरोना है, लेकिन जो आपने टेस्ट किया वो कह रहा है कि आपको कोरोना नहीं है, ठीक। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, कंपेयर करें सिम्टम्स ऑफ द न्यू ड्रग के एक पेशेंट के ऊपर एंड सेट द लेवल सिग्निफिकेंस 0.05 यूजिंग टी टेस्ट, आपने टी टेस्ट किया, यू गेटिंग द पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपने 0.035 पाया, वो चीज स्मॉलर देन द लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस, क्योंकि यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने 0.05 दिया और यहाँ पर आपका टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी 0.035 आई, तो इसका मतलब क्या है कि पी वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस, तो ये आपका कंसीडर किया जाएगा रिजेक्ट में। जबकि आपको इफेक्ट देखने को मिला 0.035% आपको प्रोबेबिलिटी पी वैल्यू आपको देखने को मिली, लेकिन आप क्या करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस छोटा होने के कारण आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। दिस में यू हैव ए कोरोना वायरस बट एक्चुअली नॉट, कहने का मतलब क्या है कि आपको कोरोना वायरस है लेकिन टेस्ट आपको निगेटिव फॉल्स कर रहा है, इसको कहते हैं टाइप फर्स्ट एरर। उसके बाद टाइप सेकंड एरर क्या है, फॉल्स नेगेटिव टेस्ट। इसमें क्या होता है, इफ द इन्वेस्टिगेशन फेल टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली फॉल्स एरर, इसका मतलब क्या है कि जो हाइपोथेसिस आपने दी हुई है, जो आपने प्रिडिक्शन दी हुई है, वो एक्चुअली में गलत है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के आधार पे आपने उसको एक्सेप्ट कर ली, तो इसी को बोलते हैं टाइप सेकंड एरर। कहने का मतलब क्या है कि आपको कोरोना वायरस नहीं है लेकिन आपकी RT-PCR चेक कराई गई तो आप कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या, टाइप सेकंड एरर। उसके बाद में आता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, मतलब एरर जो होता है उसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, ठीक है। फार्मूला क्या होगा, ऐसी अल्फा इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n, तो आंसू का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग, जो कि क्या होता है, डिस्पर्जन रीजन आउट करता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाउंड द एस्टिमेट द डिग्री ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द इंडिविजुअल डाटा विद इन द सैंपल, मतलब एक सैंपल के अंदर इंडिविजुअल डाटा को क्या के बीच में कितना डिस्पर्जन है ये फाइंड आउट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। बट स्टैंडर्ड एरर, जो स्टैंडर्ड एरर होगा ऑफ द मीन एस्टिमेट द सैंपल मीन डिस्पर्जन फ्रॉम द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, मतलब जो स्टैंडर्ड एरर है मीन का उसमें कितना डिस्पर्जन आपको देखने को मिला, ये हमको स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन बताता है। इट गिव द एक्यूरेसी ऑफ द सैंपल, ये सैंपल की एक्यूरेसी देखिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ऑफ द टेबलेट नॉट पॉलिसिस टेस्ट ऑफ द डिसोल्यूशन व्हिच आर कलेक्टेड फ्रॉम द 10 डिफरेंट बैचेस आउट ऑफ 20 टेबलेट। अब नंबर ऑफ टेबलेट आपको जो पास रही हुई है वो 3 4 4 6 5 3 3 4 3 5 इंडिविजुअल डाटा है, ठीक है। अब आपको SEM का फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड मतलब जो एरर है मीन है वो किसका फार्मूला, SD/N, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला चूंकि यहाँ पे इंडिविजुअल डाटा किया गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको दी गई हुई है, x माइनस एक्स आपको x बार निकाल लेना है, ठीक है। जहाँ पर x बार आपका इससे मतलब नहीं, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आपको निकालना है जिसकी वैल्यू 10 आई। ये टेबल आप परिचित होंगे, मैंने आपको बताया कैसे टेबल बनाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। और समेशन x की वैल्यू यहाँ पे 40 है तो इसका मीन निकाल लेंगे, तो मीन इसका 4 आएगा, 4 में से इसको घटाते हुए चले जाएंगे, जो आएगा x माइनस एक्स बार होगा। उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे तो वही आपका टोटल आपका x माइनस एक्स बार का समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या आया, 10 आया। तो यहाँ पर फार्मूले पर SEM का फार्मूला क्या है, SD/√n, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सिग्मा इक्वल टू, यहाँ पर आपका क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या फार्मूला क्या बोलता है कि समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n का पूरा रूट, तो 10/10, क्योंकि आपका यहाँ पर n कितना है 10 है और आपका x माइनस एक्स बार स्क्वायर कितना है 10 आया, तो 10/10, तो अंडर रूट 1 का मान 1 होता है। अब SEM निकाल लीजिए, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है अपॉन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है n 10 है, तो अंडर रूट 10, तो अंडर रूट 10 का मान 3.16 हो गया, तो 1/3.16, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आई मतलब स्टैंडर्ड एरर मीन जो आया
आपका, वो कितना 0.316 आया। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी होती है कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे एनोवा और टी टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो अब तक के लिए आप वेट कीजिए, मैं आपको जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जहां आपकी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हुई वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। लेक्चर वाइज मतलब बहुत ही आसानी से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन है, यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल को सेट करना पड़ता है, एग्जाम्पल को इकट्ठा करना पड़ता है, आपको समझ में आए उस चीज़ को, मतलब थोड़े में डिफाइन करना रहता है कि जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।